अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा था मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स, आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, आपने ऑप्टिक्स के बारे में। ये एक नया ब्रांच फिजिक्स का हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो स्टेशनरी चार्ज के जो इफेक्ट्स हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको डील करता है। सो electrostatics is that branch of physics which deals with the phenomena and properties of stationary charge. देखिए, चार्ज स्टेशनरी खड़ा हुआ हो सकता है या चार्ज मूविंग हो सकता है। मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उनको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और स्टेशनरी चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं, इनको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब भी कहीं कोई स्टेशनरी चार्ज होता है तो वो कुछ अलग अलग फिनोमिना शो करता है, उनके डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर है आपके सिलेबस में, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उससे पहले बेसिक जो कुछ भी है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड है स्टेशनरी चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को दिखाता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच द मैटर एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स is called electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट है वो कूलम होता है, सिंबल उसका कैपिटल C होता है। चार्ज आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इनफैक्ट आप वैसे सोच के चलिए तो जैसे मास एक प्रॉपर्टी है मैटर का, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर का। बस डिफरेंस इतना है कि मास का कोई टाइप नहीं होता और इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में जरा सा कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक हों, एक जैसे हों, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो ये लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दे आर ऑपोजिट चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम का होता है, और इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है कोई भी चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब चार्ज का के बराबर हो सकता, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, उसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम चार्ज Q को इसलिए डिनोट करते हैं N into E से। एक्सप्रेशन इसका हो गया N into E, where E is the charge on electron and N is any integer start 1 2 3 4 5 6 7 8 etc. कोई सा भी हो सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मास से हमेशा एसोसिएटेड होती है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। पांचवी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, दैट इज इन अ क्लोज्ड सिस्टम द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। अगर कोई क्लोज सिस्टम है, उसमें 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में एक दूसरे को चार्ज दे ले सकते हैं, तो चार्ज जो है वो नया नहीं क्रिएट हो सकता, वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता रहे बेशक से। एक पे कुछ और हो जाए, एक मॉलिक्यूल पे कुछ और हो जाए, दूसरे पे कुछ और हो जाए, या एक ऑब्जेक्ट पे कुछ और हो जाए, दूसरे पे कुछ और हो जाए, वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो उस सिस्टम का जो चार्ज होगा दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। छठी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, एक एटम से दूसरे एटम पे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, एटसेट्रा। सातवीं प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। अगर आपको ध्यान हो, आपने मैग्नेट पढ़ा है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर आप मैग्नेट को बीच से तोड़ दीजिए तो दोनों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल
अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब भी जहां भी नॉर्थ पोल होगा उसके साथ साथ साउथ पोल होगा, लेकिन उससे अलग जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है और निगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि ये चार्ज हमारे पास कहाँ से आते हैं और सबसे पहले हमने इन चार्जेस के बारे में कहाँ पढ़ा था। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो एटम जो है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। जो आपका न्यूक्लियस है सेंटर में होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो उस न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले चार्ज के बारे में हमने एटम पढ़ते हुए पढ़ा था कि उसमें एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर बराबर चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है और प्रोटॉन पे +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उस इलेक्ट्रिक चार्ज का इम्बैलेंस हो सकता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक नेगेटिव यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके ऊपर चार्ज दिखाई देता है। बहुत आसान सा एक आपने सुना होगा कि Al पॉजिटिव है ऐसे, या O निगेटिव है। O निगेटिव क्यों होता है? अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब बनता है वो अपने पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन जो भी है वो बाहर से किसी और मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट कर लेता है, और उस एक्सेप्ट करने के बाद उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है और आपका ये जो मॉलिक्यूल बच जाता है, ये जो आपका एटम बच जाता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये आपका इम्बैलेंस हो गया क्योंकि जितने प्रोटॉन है उनसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया। ऐसे ही अगर किसी चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये स्थिति है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर सकता है। प्रोटॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो कैसे डेवलप करेगा, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी मटेरियल के सरफेस के ऊपर या उस मटेरियल के अंदर। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के क्लोज उसके पास ले आया जाता है तो जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ चार्ज क्रिएट कर देता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसको इसके पास लाएंगे तो इसकी इधर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये जो चार्ज आपका नेगेटिव वाला यहाँ पर दिख रहा है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। अगर आप इस नेगेटिव के बजाय यहाँ पॉजिटिव के बजाय यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला कोई ऑब्जेक्ट ले आते इसके पास तो इसके ऊपर इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगता। ये आपका इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है जो कि सिर्फ किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लाने की वजह से क्रिएट होता है, ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है। और अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से उसके ऊपर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। 3 तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। पहला, बाई कंडक्शन। एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, उसको आपने दूसरे ऑब्जेक्ट से सटा के रख दिया और इस पे से कुछ चार्ज उस पे ट्रांसफर हो गया, ये आपका कंडक्शन हुआ। कंडक्ट करके एक साइड से मूव करके दूसरी साइड पे चला गया। दूसरा, बाई इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जब आपका एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे के पास लाए और उस पे इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट हो गया। और तीसरा, बाई फ्रिक्शन या रबिंग। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो
आप सिर्फ उनको महज रब कर दें एक दूसरे से तो भी वहां पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। ये आपका कहलाता है बाय फ्रिक्शन या रबिंग। हम इस समय सिर्फ तीसरे वाले से तीसरे वाले के बारे में बात करेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट्स बिकम चार्ज्ड इफ दे हैव एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पहले पढ़ लिया है। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोटॉन लूज या गेन कर सकता है? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो तो एटम के न्यूक्लियस में होता है और वहां से प्रोटॉन को निकालना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हाउएवर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एक एटम से दूसरे एटम और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर सकता है। सो an object can gain or lose electrons। अब देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर पॉसिबल होता है और हो भी जाता है। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं चार्ज होगा, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज होंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज कैसे होंगे? अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया, ऑब्जेक्ट ए को और ऑब्जेक्ट बी को, ऑब्जेक्ट ए में से चार्ज मूव करके ऑब्जेक्ट बी में चला गया, इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ऑब्जेक्ट बी में चले गए, तो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर -10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका ऑलरेडी है कितना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 10, इतना नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बी पे हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट ए ने चूंकि इतना ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास प्रोटॉन्स कहीं से मूव करके आए हैं, उसके पास प्रोटॉन्स उतने ही है, लेकिन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हो गया क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दूसरे पे चले गए। तो ऑब्जेक्ट ए पे 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 10, इतना कूलम का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताना उचित समझती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया जा सकता है। So the law of conservation of charge states that electric charge can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one object oblique system to another। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा, अगर हम दो मटेरियल्स को रब कर रहे हैं तो कौन सा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इसको बताने के लिए एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाई गई है जो कि हमारी मदद करती है ये पता करने में कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो किसके ऊपर से चार्ज और कहाँ जा रहा है, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, किसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल के और किसके ऊपर जाता है, यानी किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पे निगेटिव। ये जो आपकी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है ये मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। ये कुछ इसमें मटेरियल्स यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। जो इस सीरीज में जो मटेरियल्स ऊपर हैं उनको अपने से नीचे वाले से किसी से भी रब करेंगे तो ऊपर वाले पे से ट्रांसफर होके नीचे वाले पे चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ग्लास को सिल्क से रब करेंगे, ग्लास देखिए आपका कहाँ पर दिख रहा है, इस सीरीज में जो ग्लास आपको दिख रहा है ये दिख रहा है 3rd नंबर पे, ये रहा, और जो आपको सिल्क दिख रहा है वो यहाँ है नीचे। तो अगर आप ग्लास को सिल्क से रब करेंगे तो चूंकि ग्लास ऊपर है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क नीचे है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप बालों में प्लास्टिक के कंघे से, साफ बालों में, तेल लगे हुए में नहीं, अगर साफ बाल, आपके सूखे हुए बाल हैं उसमें आप प्लास्टिक का कंघा फिराएंगे तो जो कंघा है उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो आपका हेयर है, बाल है, नहीं सॉरी, जो आपका कंघा है वो उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो आपका हेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हेयर जो है ये ह्यूमन स्किन वाले पोर्शन में कवर होगा, ये ऊपर है, और जो कंघा है वो आपका रबर में कवर होगा, तो ये आपका नीचे है। तो ये आपका जो बाल है उन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो आपका कंघा है उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिखाए हैं। अगर बैलून को बालों से रगड़ेंगे, बैलून रबर है और बाल स्किन है, तो ये पॉजिटिव बालों पे और बैलून पे नेगेटिव। अगर आप फर को रबर रॉड से करेंगे तो फर आपका ऊपर है और रबर रॉड नीचे है, तो फर पे पॉजिटिव और रबर रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दिस इज हाउ फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है। ये एक
एक्सपेरिमेंट है जो आपने बचपन में बहुत बार किया होगा। आपने अपने कपड़ों से रगड़ के, सिल्क के कपड़ों से या कई बार फर से या वूलन कपड़ों से रगड़ के कंघे को आप अगर फटे हुए कागजों के पास लाते हैं तो वो कागज उड़ के ऊपर चिपक जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसमें उड़ के चिपक जाएंगे। और ये एक एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको कि इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर के हिस्से पे अगर आप कोई जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उसके पास लाते हैं, तो अगर आप उसमें नीचे दो लीव्स होती हैं, गोल्ड लीव्स होती हैं दो। मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके सामने है, ऊपर आपको ब्रास का डिस्क दिख रहा है और नीचे देखिए बोतल के अंदर दो गोल्ड लीव्स दिख रही हैं। बाकी चीजें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस ब्रास डिस्क के पास कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट ले आएंगे तो वो चार्ज पूरा ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों गोल्ड लीव्स पे बराबर बराबर चला जाएगा। अब इस गोल्ड लीफ पे बराबर बराबर चला जाने पे दोनों पे सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस हो जाएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगी और इस तरह से ये आपका फैल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पास पास है और यहाँ देखिए ये दूर दूर है। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव के बजाय निगेटिव चार्ज लाएंगे तो यहाँ नीचे वाले पे निगेटिव चार्ज दोनों पे हो जाएंगे, लाइक चार्जेस है, ये रिपेल करेंगे और आपकी ये दूर दूर हो जाएंगी। जितना ज्यादा चार्ज अमाउंट होगा, मतलब जो आपका अमाउंट ऑफ चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा होगा, इन दोनों लीव्स के बीच में जो सेपरेशन है वो उतना ही ज्यादा होगा। ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें थी चार्ज के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। अब हम आ जाते हैं आपका जो एक्चुअल वाला पोर्शन है, कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली लॉ जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं, ये लॉ ये कहती है कि अगर दो चार्जेस के को आप पास में लाते हैं तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपका लाइक चार्जेस हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं। ये आपको पता है। तो पहली आपकी लॉ क्या होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लॉ का दूसरा पोर्शन आता है वो ये आता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि हम ऐसे मान लें कि ये दो चार्ज आपके रखे हुए हैं, एक यहाँ दूसरा यहाँ, लेट इट बी Q1 एंड लेट इट बी Q2। अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है तो एज पर द लॉ F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन Q1 into Q2। दूसरा F is proportional to 1 upon R square, directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between two charges। इन दोनों को मिला दीजिए तो F is proportional to Q1 Q2 upon R square। यहां से हमने एक कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी ऐड किया और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था उसको हटा दिया। ये k कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करते हुए आपका जो एक्सप्रेशन था, इट चेंजेस इनटू f इज इक्वल टू k इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसमें कि ये जो आपका इस तरह से लिखा हुआ है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब हुआ कि स्पेस जो है वो किसी चार्ज को कितना परमिशन दे रहा है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। ये दूसरा आपका जो एग्जिबिट कर रहा है जो स्टेशनरी चार्ज है, उसने पहला जो प्रॉपर्टी, पहली जो कुछ भी उसने आपको दिखाया अपना प्रॉपर्टी, वो क्या थी? इट वाज कूलम फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी ये क्या दिखाएगा? स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टेशनरी चार्ज आपका रखा हुआ है उसके चारों तरफ का एक स्फेरिकल एरिया होगा, जिसके अंदर अगर दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। अगर उस स्फेरिकल एरिया से आप बाहर चले जाइए तो इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्फेरिकल एरिया जिसमें कि कोई भी दूसरा चार्ज एक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहलाता है. सो द स्फेरिकल एरिया और रीजन अराउंड अ चार्ज in which the electrostatic force is felt by other charges is called electric field of that charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना वो कितनी इंटेंसिटी महसूस करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है. आप जितना चार्ज के पास आएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितना दूर जाएंगे उतनी कम इंटेंसिटी होगी. ये एक बहुत ही नॉर्मल सी सोचने वाली बात है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट जो होता है वो F/Q0 के बराबर होता है. और इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि किसी भी टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पॉइंट जहां पर एक टेस्ट चार्ज लाया जाए तो वो कुछ उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स महसूस, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो अमाउंट महसूस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फोर्स फेल्ट बाय द टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज is known as electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से लिखा जाता है और ये F/Q0 के बराबर होता है, जहां F आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स है वो है. जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर, दोनों हैं इसके लिए यूज होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर आप एक्सप्रेशन निकालें F/Q0 से, तो आपको पता ही है कि F क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. और इसकी जगह इसके को आप अगर डिवाइड करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है. और अब आपने E को जब लिखना है तो ये अपॉन Q0 करना है. अब अगर आपका एक Q है और दूसरा Q0 है, क्योंकि जो आपका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताई है वो F/Q0 है, और F में एक तो Q है और दूसरा Q0 है, तो Q0 कैंसिल होके आपका ये आ जाता है जो एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. ये कैसे आता है इसको दिखाने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज यहाँ पर डिराइव करके दिखाया है. देखिए हमने लिया दो यहाँ पर चार्जेस सामने आपको दिख रहे हैं. एक कोई चार्ज है +Q जो कि पॉइंट O पे रखा हुआ है. इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है M जिसपे हमने टेस्ट चार्ज Q0 रखा है और O से M का डिस्टेंस R है. इसको मानते हुए हमने ये निकाला कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ M पे जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर होगा. लेकिन E जो है वो बाय डेफिनेशन F/Q0 है, तो ये F/Q0 आप करेंगे तो ये Q0 और ये Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. So this is the electric field intensity at any point due to point charge. अगला जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिखाई देगी दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं? अगर आपका कोई चार्ज है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जाए तो वो जो पाथ ट्रेस करता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो द पाथ ट्रेस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पे इसके आसपास आप कोई भी +1 ले आइए तो ये इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा. तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाती हुई दिखेंगी. और यही अगर आपका निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आती दिखेंगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज +1 कूलम जब आप इसके आसपास रखेंगे तो वो हर तरफ से इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा. यहां से हम आपको कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.
हमने दो निगेटिव चार्ज रख दिए, तो इनके पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपको रिपेल होती हुई दिख रही है इस वाले केस में। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख दिया, तो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। आपको पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हुई दिख रही हैं, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हुई कहीं भी नहीं दिख रही। इनके बेसिस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिस्ट करी हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। पहली प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस हैं और वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। सो दे एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इट विल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना तो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, जो एक ही चार्ज से निकल रही है या एक ही चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका नेचर सेम होगा। जब उनका नेचर सेम होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दे विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप अगर आपको ध्यान हो तो आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स खींची होंगी 8th 7th 8th क्लास में। आपने इस तरह बीच में मैग्नेट रखा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये बाहर नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे जाती हैं, और अंदर आप उनको साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखाते हैं। ये होता है क्लोज्ड लूप। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो प्लस से निकलती हैं, निगेटिव पे जाती हैं, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव पे कभी भी नहीं आती। सो वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर आपका जो चार्ज होता है उसके पास क्राउडेड होती हैं, डेंस होती हैं, और अब आप चार्ज से दूर चले जाइए तो वो वीक हो जाती हैं और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में, ये देखिए चार्ज के पास ये बहुत घनी घनी है और जब ये दूर जाता है तो इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ जाता है। तो दोनों ही केस में ये है, जैसे जैसे दूर होती जाती है इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखेंगे तो वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे। आठवीं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर पास नहीं करती हैं, इसीलिए कंडक्टर के अंदर का जो हिस्सा होता है वहां पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट होता है, ना कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। नौवां, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंसुलेटर के थ्रू पास हो सकती हैं। 10वीं प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को रिपेल करती है। एक ही चार्ज से निकलती हुई जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये चैप्टर आगे अभी और है, इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम आज